गाइस, दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो लोकतंत्र का विनाश। मतलब डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं ना लोकतंत्र, और डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश। तो हमें देखना ये है कि आखिरकार कौन करता है डेमोक्रेसी को डिसमेंटल जर्मनी में। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ से एंड किया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 1932 में हिटलर छा गए थे, मतलब हिटलर की पार्टी छा गई थी। 1932 में 37% वोट्स के साथ हिटलर की पार्टी ने पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल कर ली थी। देखना ये है कि मेजॉरिटी में आने के बाद अब क्या होता है। तो ध्यान से सुनो फिर। 1933 30 जनवरी 1933 के दिन पार्लियामेंट में मतलब प्रेसिडेंट ने हिटलर को चांसलर का पद ग्रहण करने के लिए कहा और फिर किया। देखो, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है ना, पोजीशन होती है, उसी तरह से जर्मनी में चांसलर की पोस्ट होती है। प्रेसिडेंट ने उसको चांसलर का पोस्ट दिया कि देखो भैया, अब तुम क्योंकि तुम मेजोरिटी में आए हो, है ना, तो तुम अब संभालो, देश संभालो, कार्यकाल संभालो अपना। ठीक है, हम तो यही चाहते थे, है ना। इसी ऐसे ही थोड़े हम प्रोटेस्ट किए और रैलियाँ निकाली हमने और लोगों का दिल जीता। इसी पोजीशन के लिए तो हमने लोगों का दिल जीता है। ठीक है, लाओ हमको। तो अब पोजीशन में आ गए। अब पोजीशन में आने के बाद क्या किया हिटलर ने? तो भैया, इनकी हाईएस्ट पोजीशन थी, जैसे हमने तुम्हें बताया था ना, कैबिनेट मिनिस्टर हाईएस्ट पोस्ट होती है, तो उन मिनिस्टर्स के बीच में इनकी हाईएस्ट पोस्ट थी चांसलर की। अब क्या होता है, चांसलर बनने के बाद हिटलर के हाथों में पावर आ गई। उसने कहा भैया, अब तो डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करना शुरू कर दी जाए, है ना। तो उसने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत उसने की फायर से। कैसा फायर? उसने पार्लियामेंट में ही आग लगवा दी फेब में। अभी देखो, 30 जनवरी को ही उसका क्या बोलते हैं, उसने पद ग्रहण किया अपना, है ना। तो और एक महीना भी नहीं हुआ, फेब में, एग्जैक्टली कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की है, लेकिन फेब में ही उसने पार्लियामेंट में, जर्मन पार्लियामेंट में आग लगवा दी। अब सोच रहे होगे यार, आग क्यों लगवा दी इसने, इसमें इसका क्या फ़ायदा? तो हिटलर ना बड़ा शातिर था। उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। उसको लगा यार, जो हमारे ऑपोजिशन है या फिर जो हमारे रास्ते का कांटा है, उनको अगर हमें हटाना है तो डायरेक्टली है तो हम मार काट मचा नहीं सकते। डायरेक्टली तो हम इनको इनकी पोजीशन से हटा नहीं सकते। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये हट भी जाए और हम पे आँच भी ना आए। इसलिए उसने आग लगा दी। तुम्हें लग रहा होगा आग लगाने से कैसे क्या फ़ायदा हो रहा था? आग लगाने से फ़ायदा ये हो रहा था ताकि अब हिटलर को मौका मिल गया ये क्लेम करने का, ये कहने का कि जो हमारा ऑपोजिशन है वो जीत नहीं पाया, कहीं ना कहीं उसके अंदर में ये जलन होगी। दैट इज़ वाई उसने हमसे खुन्नस निकालने के लिए जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लगवा दी। सिंपल, है ना। उसने ये सोचा और ऐसा ही हुआ। जब जर्मनी की पार्लियामेंट में आग लग गई तो अब लोग हिटलर को पे तो संदेह करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो तो जीता है, वो क्यों आग लगवाएगा पार्लियामेंट में? तो लोग ऑपोजिशन पे शक करेंगे। जैसे वीमर रिपब्लिक के जो भी लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, डेमोक्रेटिक लोग थे, है ना, जो कम्युनिस्ट लोग, जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो उन लोगों पे अब इन्होंने शक के दायरे पे अब ब्लेम करना शुरू कर दिया। भाई तुम ही हो गए हैं, तुम्हारी इतनी मजाल, हम पोजीशन पे आ गए हैं, तुम पार्लियामेंट में आग लगाओगे? अभी रुको, तुमको अभी पाठ पढ़ाते हैं अच्छे से, है ना। अब देखो क्या किया हिटलर ने। फायर डिक्री, उसने, फायर डिक्री का मतलब होता है जुडिशियल ऑर्डर। उसने अपना फरमान जारी किया। फायर डिक्री का मतलब होता है जुडिशियल ऑर्डर, है ना। उसने कागज पे लिखा और अपने ऑर्डर निकाले। उस ऑर्डर के तहत ये लिखा हुआ था कि उसने सिविक राइट्स को बैन कर दिया। उसने कहा बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत मनमानी कर ली, तुम लोग इतने, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए कि तुम पार्लियामेंट में आग लगाओगे? खत्म करो सब, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को नहीं है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। अब तुम लोग वही बोलोगे जो हम कहेंगे। अपने हमारे अगेंस्ट या फिर अपने मन से कुछ बोले तो तुम्हारा करवा देंगे। तो और दूसरी चीज़, प्रेस का हटाओ। तुम भी अपना ये कैमरा वैमरा सब हटाओ। बहुत अपने मन से छापते हो बड़बोली बातें, अब रहने दो, जो हम चाहेंगे वही छपेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली उसको नहीं बोला, तो उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था, हालांकि डायरेक्टली तो नहीं कहा होगा ना। तो ये सारे सिविक राइट्स बैन कर दिए और
जिसकी गारंटी वीमर के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको मिल गई थी। मतलब अब देखो, अभी तो उसको सपोर्ट था क्योंकि अभी तो किसी को उसकी गलती नहीं दिख रही थी, क्योंकि गलती इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि अभी वो फिलहाल में जीता, और आग लगना उस पर तो संदेह कोई कर ही नहीं सकता, अपोजिशन पे संदेह, तो उसका वो जम के फ़ायदा उठा रहा था। इसके बाद देखो, पहला स्टेप मतलब पार में आते ही सबसे पहले उसने क्या किया, डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करने के लिए सबसे पहले आग लगवाई। उसको शुरुआत तो करनी थी ना। आग लगवाने के बाद उसने अपना फतवा जारी कर दिया, मतलब वही फायर डिक्री, अपना जजमेंट जारी। देन उसके बाद तीसरा काम उसने क्या किया, उसने अपने आर्च एनिमीज, यहाँ लिखा हुआ है ना आर्च एनिमीज, देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज। अब बारी आती है आर्च एनिमीज में, बोले अब भाई तुम्हारी भी सामत आती है। आर्च एनिमीज का मतलब क्या है, कट्टर दुश्मन। कौन थे हिटलर के कट्टर दुश्मन, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट लोग हिटलर के कट्टर दुश्मन थे। तो उन्होंने कहा भैया अब तुम्हारी बारी आ गई है, चलो तैयार हो जाओ। अब तैयार क्यों हो जाओ, ये भी शक के दायरे में थे ना, हालांकि इन्होंने कुछ किया नहीं था बेचारे, ये इनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शक के दायरे में आ गए और हिटलर के पास पूरी पावर थी। उन्होंने कहा आ जाओ, तुम सब आ जाओ। इन सबको बंद करके ले गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, दिखने को तो वो एक कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन एरिया है शहर से थोड़ा दूर, ठीक दिखने को, लेकिन असल में वो क्या था, लोगों के आखिरी सांस गिनने का घर था, या फिर कह सकते हो एरिया था। वहाँ पे लोगों को ले जाके बंद करके उनको मारने का काम किया जाता था। ये पूरा प्रॉपर इंतजाम कर रखा था। ये जो इमेज में तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, यही है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। एक कंस्ट्रक्शन वर्क, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ काम धंधा चल रहा है, बल्कि यहाँ काम नहीं चल रहा है, लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। तो ऐसे मार काट इन्होंने यहाँ से शुरू कर दी हिटलर ने, है ना। इससे क्या हो रहा था, कम्युनिस्ट की संख्या जर्मनी में कम होती जा रही थी, कम्युनिस्ट की। और ऐसा कहा गया कि जर्मनी में एक डुसेलडॉर्फ, एक छोटा सा शहर था जिसकी आबादी लगभग 5 लाख के करीब होगी, जिनमें से 6808 कुछ फाइल्स थी, अरेस्ट फाइल्स थी, जिनमें से 1440 हाँ कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट लोग थे। मतलब कहा गया ये वो लोग हैं, ये उन 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स में से एक हैं हिटलर के लिए। अब 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स क्या मतलब, वे ये 52 दुश्मन थे हिटलर के, जिनमें से कम्युनिस्ट एक है। 52 टाइप के दुश्मन थे उसके जर्मनी में, जैसे कि कम्युनिस्ट, जिप्सीज, जूस, ये सब कम्युनिटीज़ हैं, है ना। और हमारी वो पोलैंड के लोग जो यहाँ पर आके बस गए थे, उसको पोलिस वगैरह कहते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी के लोग, जिन्हें हिटलर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हिटलर ने कहा भैया अब हमने सेकेंड हैंड घर लिया है, तो उसको साफ़ सफाई कर, उसकी साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो साफ़ सफाई करने के लिए वो नहीं चाहता था कि जो लोग उसे पसंद नहीं है वो उसके देश में रहें। वो चाहता था बस वही लोग रहें जो हमारे देश की तरक्की के लिए सच सही साबित हो सकते हैं और फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बस वही यहाँ पे रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। तो जितने भी उसके दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे, उनको वो साइड करना उसने शुरू कर दिया, समझिए। तो शुरुआत उसने कहाँ से की, कम्युनिस्ट लोगों से उसने शुरुआत की। तो 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम समझ में आ गया। पूरी कंट्री में जितने भी थे सबको उसने धीरे धीरे कहा तुम बेटा चलो तुम्हारा हो गया, बहुत बहुत तुम जी लिए हो खुशी खुशी। इतना सब कुछ करने के बाद अभी 2 महीने भी नहीं हुए, 30 जनवरी को उसने अपना पद ग्रहण किया था, मतलब उसने अपनी पोजीशन संभाली थी। और 28 फरवरी में तो उसने इतने सारे कांड कर ही दिए। मार्च आया, मार्च में उसने फाइनली जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी जर्मनी में बची होगी उसकी भी तहस नहस कर दी। 3 मार्च 1933 के दिन हिटलर ने एक एक्ट पास किया, इनेबलिंग एक्ट, फेमस इनेबलिंग एक्ट पास किया। अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में कह सकते हो फिर से उसने अपना फरमान जारी किया कि अब जो इसमें लिखा है यही होगा जर्मनी के अंदर, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और किसी ने ज़्यादा चूचपड़ की तो बेटा तुम्हारे लिए रेडी है, तुम्हारे लिए चैम्बर्स रेडी हैं, तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्टिंग वर्क में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है ना। तो देख लो फिर। पहला इनका कंडीशन था जैसे कि उसमें उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें ये था कि अब जर्मनी में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ख़त्म डेमोक्रेसी। अब यहाँ सिर्फ तानाशाही चलेगी, डिक्टेटरशिप चलेगी, है। और डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का कोई काम नहीं, है ना। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई राइट टू इक्वालिटी नहीं, जो अपन चाहेगा वही होगा।
देन इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइलेंट पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। मतलब इससे क्या हो रहा था, हिटलर के पास सारी पावर आ चुकी थी और पार्लियामेंट वगैरह सब साइड में हो चुके थे, बट हटो तुम, है ना, अब हम काफ़ी हैं देश चलाने के लिए। थर्ड पॉइंट है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी एक्सेप्ट नाजी पार्टी, उसने कहा हो गया तुम्हारा बहुत ज़्यादा, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल लो। जितना तुम्हें देश चलाना था, जो सही करना था कर लिए तुम, देख लिया हम तुमने क्या किया है जर्मनी में रहकर, है ना, अब तुम्हारा धंधा खत्म। तो इसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करवा दिया, अब सिर्फ इनकी एक ही पार्टी थी जर्मनी में, नाजी पार्टी। फोर्थ पॉइंट है, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी, जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, अब इन पर कंट्रोल हो गया था किसका, नाजी पार्टी का, यानी कि हिटलर का। अब अगर हिटलर चाहेगा तभी मीडिया काम करेगी, इकोनॉमी भी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, जुडिशियल भी उसी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगा, एंड द जुडिशियल एंड द आर्मी भी उसी के कहने पर चलेगी। देख रहे हो कितने सख्त ऑर्डर उसने निकाले, है ना। उसके बाद अब तुम्हें लग रहा होगा यार लोगों ने इतना प्रेम दिया हिटलर को, है ना, इतना सपोर्ट किया, ये दिन देखने के लिए, अपनी जान गंवाने के लिए, ये सारे जो रूल निकाले ये सब करने के लिए, तो भाई ऑब्वियस है कि लोग तो खुश नहीं होंगे, है ना। तो अब उसे लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो सही तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं लोग विद्रोह कर रहे होंगे, मन में उनके आग लग रही होगी, यार ये क्या कर दिया हमने ये सब। तो हिटलर ने क्या किया, भैया कोई बात नहीं, तुम्हारा भी इंतज़ाम करते हैं। तो हिटलर ने कहा यार कि ये लोग हमारे पीठ पीछे प्लानिंग ना करें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, जैसे कि फ्रांस में नहीं देखा था, बेस्टिल पे अटैक कर दिया था फ्रांस के लोगों ने, तोड़ फोड़ मचा दी थी आर्म्स के लिए, हथियारों के लिए। उन्होंने कहा ऐसा ना हो ये भी कहीं पीठ पीछे हमारे तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसीलिए स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह का इंतजाम किया हिटलर ने, है ना, ताकि कंट्रोल कर सके सोसाइटी के लोगों को, देख सके कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनकी क्या सोच है, क्या विचार है हमारे लिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। वहाँ पे दो ऑलरेडी पुलिस फोर्सेस थे, जिसका पहला नाम है ग्रीन यूनिफॉर्म, ये जो तुम्हें ग्रीन यूनिफॉर्म में पुलिस वाले दिख रहे हैं, हालांकि इतना क्लियर नहीं है ना ये, और एक स्टॉर्म स्ट्रूपर, ये भी पुलिस फोर्स थी। ये पुलिस फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पुलिस फोर्स होती है, जो हमेशा राइफल और पिस्टल के साथ रेडी रहती है हमेशा, जैसे ही थोड़ा सा लगा कि हाँ दुर्घटना घटने वाली, अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पुलिस है। इन दोनों पुलिस फोर्सेस से हिटलर का मन नहीं भरा, उसने कहा हमारे लिए सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए जाएं, इतने में हमारा कुछ नहीं होने वाला, है ना, अपन हिटलर है हिटलर, लोग पढ़ रहे हैं आज हमें, ऐसे ही नहीं है नाम के हिटलर, हम एडोल्फ हिटलर नाम है हमारा। देन उसके बाद क्या हुआ, जब सुरक्षा का इंतज़ाम तगड़ा किया गया तो चार नए पुलिस फोर्सेस का इंतज़ाम किया गया। पहला है गेस्टपो, जिसको सिक्योरिटी पुलिस बोलते हैं, द सीक्रेट स्टेट पुलिस है, मतलब जो चोरी छुपे पता करती है कि हाँ लोगों के बीच में किस तरह की राय लोग बना रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। दूसरी है यहाँ पर प्रोटेक्शन स्क्वाड, एसएस, मतलब प्रोटेक्शन का मतलब जैसे क्या होता है ना, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस घेराबंदी कर लेती है, आसपास से घेर लेती है जनता को, ताकि उसके पार्टी के मेंबर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक। तीसरी है क्रिमिनल पुलिस, इसका काम वहाँ होता है जैसे कि इन लोग जितने भी एनिमीज वगैरह, जिनको हिटलर अपना एनिमी समझता था, उनको मारने का काम, उनको ले जाने का काम कौन करते थे, ये क्रिमिनल पुलिस करते थे। देन उसके बाद सिक्योरिटी सर्विस, ये भी एक तरह की फोर्स थी जो हिटलर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, समझ गए। तो ये सब भूचाल मचा रखा था हिटलर ने जर्मनी के अंदर, और ये सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हिटलर ने पुलिस फोर्स को दे रखी थी, और जिससे क्या हो रहा था कि नाजी स्टेट की इमेज बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड हो गई थी, खतरनाक हो गई थी, अब वहाँ पे भय का माहौल था, है ना। हिटलर ने कहा भैया तुम आए ऊपर वाले की मर्जी से हो, जाओगे हमारी मर्जी से, ये ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे। और वही सारी चीज़ें, उनको चैम्बर्स में ले जाके बंद किया जाता था, कैद किया जाता था, है ना, मारने के लिए। गैस चैम्बर्स होते थे, बड़े बड़े गैस चैम्बर्स होते थे, अरेस्ट करके वहाँ पे ले जाया जाता था। अब अरेस्ट क्यों किया जाता था, शक के आधार पे, तुमने पार्लियामेंट में आग लगाई थी ना, अब उसी के आधार पे वो सबको गिरफ्तार कर रहे थे और मरवा रहे थे, जिनको किसी को पता ही नहीं चलता था कि वहाँ मारने के लिए ले जाए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि क्योंकि उन्होंने ऐसे एरियाज बना रखे थे, ऐसा पूरा वातावरण बना रखा था ताकि लोगों को लगे अरे यार ये तो काम करने जा रहे हैं, है ना, काम वाम करने नहीं जा रहे थे वो, उनका खल्लास होने वाला था वहाँ पे। सारे कपड़े वपड़े चप्पल वप्पल सब बाहर उतार के दिए जाते थे कि अब चलो तुम अंदर, हैं, जैसे गंगा जी में नहीं जाते, जब इंसान खत्म हो जाता है गंगा जी में ले जाया जाता है।
तो भगवान की प्राप्ति के लिए सब एकदम स्नान स्नान करके तो उनका एक बाथरूम बना रखे थे बड़े बड़े, उसमें चलो तुम्हारा यहाँ पर आखिरी तुम्हारा अंतिम संस्कार करते हैं यहाँ पे। तो चैम्बर्स बने हुए थे, उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, बेचारे टाटा फिर सो जाते थे। तो विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर को उन सबको अरेस्ट किया जाता था, क्योंकि जुडिशरी पे भी अब हिटलर का कंट्रोल था ना। अगर जुडिशरी इंडिविजुअल वर्क करती तब तो भाई हो सकता है कुछ डिसीजन वो अपने अकॉर्डिंग ले सकती थी, लेकिन यहाँ पर सारा कंट्रोल हिटलर का था तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। एंड द लास्ट, पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। मतलब अब पुलिस फोर्स के पास इतनी पावर थी कि वो बेशक और बिना डर के काम कर रही थी, क्योंकि इम्प्यूनिटी का मतलब उधर से ये तो पता है हमें दंड तो मिलना नहीं है, हमारा काम है मारने के लिए कहा गया मार काट के बराबर करते हैं, क्या है धड़ाधड़ मारो साफ करो। मतलब हिटलर का ये था यार, सेकेंड हैंड घर खरीदा है और गंदगी साफ कर लो, है ना, उसके बाद घर सजाएंगे। घर साफ करने का मतलब जो भी उसके दुश्मन थे जिनको वो चाहता था यार ये नहीं चाहिए हमको जर्मनी के अंदर, इनसे इनकी वजह से शायद हम हारे हैं और ये हमारे लिए सही नहीं है और ये हमारे देश की तरक्की के लिए भी सही नहीं है, ये एक तरह से बोझ है हमारे लिए, मतलब जर्मनी की धरती के लिए बोझ है ये, तो इनको हटाओ साफ करो। तो उसकी नज़रों में वो सही कर रहा था। कोई भी नेता है अगर देश को, उसका सोचने का तरीका अलग था, और उसका सोचने का तरीका तुम्हें लग रहा होगा यार इतना इतना ड्रेडेड तरीका कैसे हो सकता है यार लोगों को मरवाना, तो भाई उसका अपना तरीका था, ये हिटलर का तरीका था। तो अब घर तो साफ हो गया, अब घर साफ हो गया तो अब सजाना भी तो है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन इन जर्मनी। अब वो अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा। पॉलिटिकल तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग तो इम्प्रूव हो ही चुकी है ना। अब जनता के अकॉर्डिंग नहीं हुई है वो जनता जाने, उसके अकॉर्डिंग तो वो तो पार में आ चुका है, अब तो वो अपना रफ्तार में शुरू कर दे, डेमोक्रेसी की तो उसने ऐसे तैसे कर ही दी है। और अब रिकंस्ट्रक्ट यानी कि सजाएगा वो अपना घर, है ना, अपना सेकेंड हैंड घर जब सजाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब क्या भैया इतना सब इन्होंने तबाही मचा दी, अब तो कुछ अच्छा भी कर लो यार, तुम इसलिए आए थे पार में, इसलिए चांसलर बनना चाहते थे, इसीलिए पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, मारने के लिए नहीं भैया, कुछ अच्छा भी करेगा, चिंता ना करो। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, सो उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा ये सारी चीज़, और अगर कोई डाउट हो तो भैया प्लीज़ पूछ लेना, कमेंट कर लेना हमको। हाँ, और पीडीएफ के लिए ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्काई ट्रैपर ऑफिशियल, और इंस्टाग्राम का पेज भी लाइक कर दो, है ना, ऐड हो जाओ वहाँ पर भी, कुछ भी अपडेट होगी या फिर थोड़ा सा कुछ अगर शॉर्ट वीडियो वगैरह हो तो तुम्हें मिल जाएगा वहाँ से। सो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।